बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स लर्नर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इन 5 टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 1, सेंट्रॉयड, आर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। नंबर 2, कोलिनियर पॉइंट्स। नंबर 3, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस। नंबर 4, point of intersection of 2 straight lines। नंबर 5, एंगल बिटवीन 2 straight lines। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी एंड सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ नंबर 1 सेंट्रॉयड, नंबर 2 आर्थोसेंटर एंड नंबर 3 सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। आर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहले हम मालूम करते हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मीडियंस क्या होते हैं, इसके लिए एक ट्रायंगल का स्केच ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी का स्केच ड्रॉ किया। अब ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल के 3 मीडियंस होंगे। मीडियन क्या होता है कि अगर साइड ए बी के मिड पॉइंट को मैं कहता हूँ डी और अपोजिट वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से मिला दें तो ये एक आ गया है मीडियन। इसी तरह बी सी के मिड पॉइंट को मैं कह देता हूँ ई। इस मिड पॉइंट ई को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें तो ये आ गया हमारे पास दूसरा मीडियन। अब ये दोनों मीडियन एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। जो तीसरा मीडियन होगा, अगर ये हमारे पास साइड ए सी का मिड पॉइंट आ गया है एफ, इसी तरह तीसरा मीडियन भी इसी पॉइंट से पास होकर जाएगा। तो ये जो 3 मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंट है, इसे कहते हैं सेंट्रॉयड। अब ट्रायंगल का सेंट्रॉयड मालूम करने के लिए एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम इस ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मालूम करें, उनमें से 2 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सेंट्रॉयड। या दूसरा हमारे पास आसान वे ये है कि ट्रायंगल के सेंट्रॉयड को निकालने का फार्मूला भी है। सेंट्रॉयड इज़ इक्वल टू, इस ट्रायंगल में ए बी सी के एक्स कंपोनेंट को ऐड करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा सेंट्रॉयड का x कंपोनेंट। इसी तरह y कंपोनेंट किस तरह आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के सेंट्रॉयड को निकालने का फार्मूला है और ये फार्मूला हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में डिस्कस किया था। तो इस फार्मूले की मदद से इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड मालूम करते हैं। तो यहाँ पे x1 है -2 के इक्वल, -2, x2 -4 है और x3 3 के इक्वल। इन तीनों को ऐड किया और डिवाइड किया 3 पे, कोमा। इसी तरह y1 3 के इक्वल, y2 1 है और y3 5 के इक्वल है और इनको ऐड किया 3 पे, डिवाइड किया। इसे सिंपलीफाई करें तो ये आ गया -6 -3/3, कोमा। इसी तरह ये आ गया है 9/3। तो मज़ीद सिंपलीफाई किया तो -1,3, ये हमारे पास इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड आ गया है। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल का आर्थोसेंटर मालूम करना है। आर्थोसेंटर क्या होता है? आर्थोसेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या कहलाता है? आर्थोसेंटर। तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होते हैं, उसके लिए हम एक ट्रायंगल का स्केच ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी आ गई है। इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाने वाली लाइन को कहते हैं एल्टीट्यूड। तो इसमें एक एल्टीट्यूड आ गया फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ये आ गया है वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड ऑन साइड बी सी पे। इसी तरह बी से अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाने वाली लाइन क्या होगी? एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बी। तो ये एक एल्टीट्यूड ये आ गया है। अब ये 2 एल्टीट्यूड एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं। इस तरह जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा जो वर्टेक्स सी से आएगा वो भी यहीं से पास होकर जाएगा,
क्योंकि ट्रायंगल के एल्टीट्यूड आपस में कंकरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आ गए। अब ये 3 एल्टीट्यूड एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर। अब ये पॉइंट मालूम करने के लिए हमें ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड चाहिए, उनमें से 2 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे हम 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं, एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बी, और इन 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आर्थो सेंटर आ जाएगा। तो एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए की इक्वेशन के लिए मैं स्लोप निकालता हूँ BC की। स्लोप ऑफ BC 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट B और पॉइंट C गिवन है। y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 4/7। इसी तरह जो एल्टीट्यूड है वो साइड BC के परपेंडिकुलर है, तो एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A साइड BC के परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? इस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें और एडिटिव इन्वर्स ले लें, -7/4। ये हमारे पास स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A आ गई है। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, इसके लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट A हम A यूज़ करेंगे और स्लोप हमें -7/4 दी गई है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y1 = m × x - x1। तो पॉइंट ये पुट होगा A और स्लोप -7/4 यूज़ होगी, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 3 = m की जगह पे -7/4 × x + 2। इसे 4 से मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए, तो ये आ गया 4y - 12 = -7x - 14। तो हमारे पास स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A आ गया है 7x + 4y। ये -14 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो +2 = 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। इसी तरह इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B मालूम करने के लिए हम AC की स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप ऑफ AC = 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2। इनको सिंपलीफाई किया तो ये 2/5 हमारे पास साइड AC की स्लोप आ गई है, और एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B साइड AC के परपेंडिकुलर है, तो इस एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B की स्लोप क्या होगी? 2/5 का रेसिप्रोकल भी ले लेंगे और इसका एडिटिव इन्वर्स भी ले लें। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B आ जाएगी -5/2। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B इज़, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, y - y1 = m × x - x1। पॉइंट B इस्तेमाल होगा और स्लोप हमारे पास -5/2 यूज़ होगी, तो पॉइंट और स्लोप इसमें पुट करें, y - 1 = m की जगह पे -5/2 × x - x + 4 हो जाएगा। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2y - 2 = -5x - 20। इसे स्टैंडर्ड लाइन की फॉर्म में ले जाएं तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B आ जाएगा 5x + 2y और +18 = 0। तो ये आ गई है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B, और ये इक्वेशन थी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A। इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें। 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि 1 और 2 में y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। 2 × 2 implies दैट ये आ गया 10x + 4y + 36 = 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 प्राइम कह दें और इसके नीचे लिखे इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 1 है 7x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, चूँकि इसमें y के कोफिशिएंट सेम है। सब्ट्रैक्ट करने से माइनस माइनस माइनस, ये 4y से -4y कैंसिल आउट हुआ, तो 3x प्लस 34 इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x आ गया है -34/3। तो आर्थो सेंटर का x कंपोनेंट आ गया -34/3। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट इन 1, 7 इंटू -34/3 प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 4y इज इक्वल टू 238/3 इधर आके पॉजिटिव हुआ और 2 इधर आके माइनस का हुआ। इनको सिंपलीफाई किया, इनका एलसीएम आ गया 3, एलसीएम आ गया 238 माइनस 6। मज़ीद इनको सिंपलीफाई किया तो ये आ गया 232/3। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y इज़ इक्वल टू 58/3। इस तरह आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, आर्थो सेंटर इज इक्वल टू x कंपोनेंट -34/3 है और y कंपोनेंट है हमारे पास 58/3। थर्ड पार्ट, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर। अब राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, तो उसके लिए एक ट्रायंगल का स्केच ड्रा करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी आ गई है। ट्रायंगल ए बी सी में राइट बाइसेक्टर क्या होता है, अगर मैं साइड ए बी का मिड पॉइंट लेता हूँ डी और साइड ए बी पे से 90 का एंगल बनाने वाली लाइन और जो डी से पास हो, तो ये लाइन क्या कहलाती है, राइट बाइसेक्टर। यानी कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट्स पे उस साइड के साथ 90 का एंगल बनाने वाली लाइन क्या कहलाती है, राइट बाइसेक्टर। इसी तरह अगर इस साइड का मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ ई, तो इसके साथ 90 का एंगल बनाने वाली लाइन ये आ गई है, ये एक राइट बाइसेक्टर्स आ गया है। इसी तरह जो तीसरा राइट बाइसेक्टर्स होगा, अगर ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया है एफ, तो इस एफ पे इसके साथ 90 का एंगल बनाने वाली लाइन क्या होगी, राइट बाइसेक्टर। और ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर मालूम करने के लिए हमें इस ट्रायंगल के कम से कम 2 राइट बाइसेक्टर चाहिए। अगर 2 राइट बाइसेक्टर मालूम हो जाए तो उन राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। और यहाँ पे ये बात भी ज़हन में रहे कि यही सेम क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट के मुताबिक है। अगर ये क्वेश्चन परफॉर्म हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा सॉल्व हो गया है। मैं यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ओ ई और राइट बाइसेक्टर ओ एफ की इक्वेशन लेके इन 2 राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारे पास सर्कम सेंटर। तो राइट बाइसेक्टर ओ ई की इक्वेशन लेने के लिए ई चूँकि मिड पॉइंट है बी सी का, तो पॉइंट ई के कंपोनेंट क्या होंगे, ई इज़ इक्वल टू -4 मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, +3 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2। इनको सिंपलीफाई किया तो ये आंसर आ गया है -1/2 और 3। ये हमारे पास पॉइंट ई के कंपोनेंट आ गए हैं। स्लोप ऑफ बी सी 4/7 के इक्वल है, ये हमने सेकंड पार्ट में मालूम की थी। स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ओ ई क्या होगा, क्योंकि राइट बाइसेक्टर ओ ई साइड बी सी के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ओ ई होगा -7/4। तो इस तरह हम इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओ ई लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ओ ई के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट हमारे पास ई इस्तेमाल होगा और स्लोप -7/4 यूज़ होगी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म किसके इक्वल है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। इसमें पॉइंट और स्लोप पुट करें, y -
3 इज इक्वल टू स्लोप आ गया -7/4 x प्लस 1/2। तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करें ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8y -24 इज इक्वल टू -14x -7। इसे स्टैंडर्ड लाइन की फॉर्म में ले जाए तो ये 14x प्लस 8y -17 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर OE आ गई है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर OF मालूम करते हैं। पॉइंट F चूँकि मिड पॉइंट है A और C का, इसलिए पॉइंट F मालूम करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। A और C पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करें तो -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 5/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो पॉइंट F के कंपोनेंट आ गए हैं 1/2 एंड 4। ये पॉइंट F के कंपोनेंट आ गए। स्लोप ऑफ AC 2/5 के इक्वल है, 2 पॉइंट फार्मूले की मदद से मालूम की। इसी तरह राइट बाइसेक्टर OF AC के परपेंडिकुलर है, तो राइट बाइसेक्टर OF की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर OF इज इक्वल टू -5/2। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर OF इज, इस पे पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करें। स्लोप -5/2 होगी और पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट F होगा। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर OF क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -5/2 इंटू x माइनस 1/2। इसे 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये आ जाएगा 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -10x प्लस 5। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर OF आ गई है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं तो ये आ गई है 10x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया है OF। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें और राइट बाइसेक्टर OE को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल मालूम होगा। 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इन दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, तो ये 20x प्लस 8y माइनस 42 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 प्राइम कह दें और इक्वेशन नंबर 1 लिखें इसके नीचे। इक्वेशन नंबर 1 है 14x प्लस 8y माइनस 17 इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस, ये 8y से माइनस 8y कैंसिल हुआ तो 6x माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 इक्वल टू 0। इस तरह x की वैल्यू आ गई है 25/6। x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y का आंसर मालूम करें। पुट x इज इक्वल टू 25/6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करें 14 इंटू 25/6 प्लस 8y माइनस 17 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया है हमारे पास 377 को 25 से मल्टीप्लाई किया 175/3 प्लस 8y माइनस 17 इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें 8y इज इक्वल टू 17 माइनस 175/3। इनका एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया है। ये 51 माइनस 175 सिंप्लीफाई किया तो ये
124/3 -124/3, तो y की वैल्यू आ गई है -124/3 इंटू 8। इनको मज़ीद सिंपलीफाई किया तो y इज़ इक्वल टू -31/6। तो y की वैल्यू आ गई है -31/6। तो इस तरह सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल का x कंपोनेंट आ गया है 25/6, y कंपोनेंट -31/6। सरकम सेंटर इज इक्वल टू 25/6 कोमा -31/6। तो ये आ गया ट्राइंगल का सरकम सेंटर। क्वेश्चन 7 के फर्स्ट पार्ट में सेंट्रॉयड मालूम किया -1, 3 आर्थो सेंटर इसके इक्वल है और सरकम सेंटर ट्राइंगल का इसके इक्वल है। लास्ट में हमने ये बताना कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। तो ये कंडीशन चेक करते हैं इन तीनों पॉइंट्स के लिए। इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट आ गया -1 और सेकंड में आ गया 3। इसी तरह दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया -34/3 और सेकंड एलिमेंट आ गया 58/3 x2। थर्ड रो में x3 आ गया 25/6 और y3 आ गया -31/6 और यहाँ पे 1 1 1 लेके इस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये आके सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल आर कोलिनियर पॉइंट्स। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए 3 पे डिवाइड भी किया। इसी तरह R3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए 6 से डिवाइड भी किया। तो ये 1/3 इंटू 6 ये डिटर्मिनेंट से पहले आ गया और R2 बन गई है -34 58 3 और R3 बन जाएगी 25 -31 6। R1 ऐसे ही रहेगी -1 3 1। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 1/18 इंटू -1। इसी तरह 58 को 6 से मल्टीप्लाई किया 348 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +93। यहाँ पे -3 आ गया। -34 को 6 से मल्टीप्लाई किया -204 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -75। +1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 34 को -31 से मल्टीप्लाई किया तो 1054 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -1450। मज़ीद सिंपलीफाई किया तो 1/18 इसी तरह आ गया। 348 में 93 को ऐड किया, -1 से मल्टीप्लाई किया -441, -204 और -75 को ऐड करके -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 837 आ गया है। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया -396। तो इनको मज़ीद सिंपलीफाई किया 1/18 इसी तरह आ गया है। इन दोनों को नेगेटिव नंबरों को ऐड किया तो -837 + 837 इसी तरह आ गया। तो ये कैंसिल आउट हुए तो आंसर क्या आ गया 0/18। तो ये आंसर आ गया 0 के इक्वल। अब इन 3 पॉइंट्स ये वाली कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, check whether the lines this and this are concurrent. If so, find the point where they meet. हमें मालूम है कि 3 लाइन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाएं तो वो 3 लाइनें कंकरेंट कब होती हैं, जब उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे इन 3 लाइनों को चेक करने के लिए क्या ये 3 लाइनें कंकरेंट है या नहीं, तो इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर 0 आ जाता है तो लाइनें कंकरेंट होगी और अगर लाइनें कंकरेंट होगी तो फिर मालूम करना है कि वो पॉइंट जहाँ पर ये तीनों लाइनें एक दूसरे को मीट करती हैं। ये हम इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। फर्स्ट लाइन में 4x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट -8 के इक्वल। सेकंड लाइन में x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट -6 के इक्वल है।
इसी तरह तीसरी लाइन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट -2। एक्सपेंडिंग फ्राम R1 4 इंटू -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा 8 -6, यहाँ पे साइन चेंज होगा, +3 हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा -6 और +6, इसी तरह -8 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 +4, 4 इंटू 2 +3 इंटू 0 -8 इंटू 1, तो ये 8 + 0 -8, तो आंसर क्या आएगा 0 के इक्वल। गिवन लाइंस आर कंकरेंट। अब जब ये लाइनें कंकरेंट है तो कंकरेंट का मतलब ये है कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इनका पॉइंट मालूम करना जहां पर ये तीनों लाइनें एक दूसरे को मीट कर रही हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व 1 एंड 3, इनमें इन तीनों में से कोई सी दो इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगी 3x - 3y - 6 = 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 प्राइम का नाम दे दें। और इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 1 इम्प्लाइज 4x - 3y - 8 = 0। इन दोनों इक्वेशनों में y के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। माइनस प्लस प्लस तो ये कैंसिल आउट हुआ, -x + 2 = 0। इस तरह में x की वैल्यू मिल गई है 2। x की वैल्यू 2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुट इन 3, x की जगह पर 2 - y - 2 = 0, तो ये -y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 0। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है, x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू 0। तो 2, 0 ये हमारे पास इन तीनों लाइन का कंकरेंट पॉइंट है जहां पर ये तीनों लाइनें एक दूसरे को मीट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस line L1, line L2 and line L3. Also find measure of the angles of triangle. इस क्वेश्चन में हमें एक 3 लाइनें दी गई हैं, ये 3 लाइनें मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हैं। अगर 3 लाइनें मिलकर एक ट्रायंगल बना रही हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों लाइनें नॉन कंकरेंट है। अगर तो ये लाइनें कंकरेंट होती तो कभी भी ये ट्रायंगल ना बनाती। तो हमें क्या करना है, इन 3 लाइनों को आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्व करके ट्रायंगल के वर्टिसेस मालूम करने हैं और उसके बाद हमें उस ट्रायंगल के एंगल भी मालूम करने हैं। L2 और L3 को सॉल्व करके जो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसे पॉइंट A का नाम दे रहा हूँ, वर्टेक्स A ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह L1 और L3 को सॉल्व करके हमें वर्टेक्स B मिलेगा और L1 और L2 को सॉल्व करके जो हमें पॉइंट मिलेगा उसे हम वर्टेक्स C कहेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं लाइन L2 और L3 को, बहुत सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दें। L2 + L3 इम्प्लाई, इन दोनों लाइन को ऐड किया, y टर्म ख़त्म हो गई है, 5x - 1 = 0। तो x की वैल्यू मिल गई है 1/5। ये x की वैल्यू 1/5 इक्वेशन नंबर L2 में पुट करें तो ये 3 × 1/5 - y + 3 = 0। इसे सिंपलीफाई किया तो ये 3/5 + 3 = y। तो इनका एलसीएम लिया, 5, 3 + 15, तो y की वैल्यू आ गई है y = 18/5। इस तरह में ट्रायंगल का वर्टेक्स A मिल गया है। वर्टेक्स A का x कंपोनेंट आ गया है 1/5 के इक्वल और y कंपोनेंट आ गया है 18/5 के इक्वल। सिमिलरली ट्रायंगल के वर्टेक्स B के लिए लाइन L1 और लाइन L3 को सॉल्व करते हैं। तो लाइन L3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4x +
2y माइनस 8 इक्वल टू 0। और लाइन L1 किसके इक्वल है? लाइन L1 है x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करें ताकि ये y की टर्म में ख़त्म हो जाए। प्लस 2y से माइनस 2y ख़त्म हुआ तो ये 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। इस तरह में x की वैल्यू मिल गई है 14/5। तो x की वैल्यू 14/5 को इक्वेशन नंबर L3 में पुट करें। 2 × 14/5 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी। y वाली टर्म इधर रही, बाकी तमाम टर्म इधर ले गए। 4 इधर आके पॉजिटिव का हुआ और माइनस 28/5 इनका एलसीएम लिया। y इज़ इक्वल टू 5, 20 माइनस 28 सिंपलीफाई किया तो माइनस 8/5। इस तरह में ट्राइंगल का वर्टेक्स भी मिल गया है। x कंपोनेंट आ गया है 14/5 और y कंपोनेंट माइनस 8/5। सिमिलरली ट्राइंगल के वर्टेक्स C के लिए लाइन L1 और लाइन L2 को सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करने के लिए ये लाइन L1 दी गई है और लाइन L2 को मल्टीप्लाई करें। L2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इम्प्लाइज तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी तरह लाइन L1 किसके इक्वल है? लाइन L1 है x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने से y की टर्म में ख़त्म हो जाएंगी। माइनस प्लस और ये प्लस y की टर्म में ख़त्म हो गई है तो ये 5x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिल गई है माइनस 12/5। पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 12/5 इन लाइन L2 तो यहाँ पे 3 × माइनस 12/5 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व किया तो ये y की टर्म इधर आ गई है माइनस 36/5 प्लस 3। इनका एलसीएम लिया 5 एलसीएम आ गया है माइनस 36 प्लस 15। तो इस तरह में y की वैल्यू मिल गई है y इज़ इक्वल टू माइनस 21/5। तो ट्राइंगल का वर्टेक्स C आ गया है। वर्टेक्स C का x कंपोनेंट माइनस 12/5 और y कंपोनेंट आ गया माइनस 21/5। तो अब ये जो तीन ट्राइंगल के वर्टेक्स आ गए हैं, इन वर्टेक्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने के बाद जो ट्राइंगल बनते हैं उस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल मालूम करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। कार्टेशियन प्लेन में वर्टेक्स A 1/5 और 18/5 था। x एक्सिस के लॉन्ग 1/5 और y एक्सिस के लॉन्ग 3/5 लिया तो ये हमारे पास वर्टेक्स A आ गया है। इसी तरह वर्टेक्स B 14/5 और माइनस 8/5। x एक्सिस के लॉन्ग ये हमने 14/5 लिए तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ गया और y एक्सिस के लॉन्ग माइनस 8/5 लिया तो ये हमारे पास पॉइंट वर्टेक्स B आ गया। इसी तरह वर्टेक्स C माइनस 12/5 और माइनस 21/5 तो ये हमारे पास वर्टेक्स C आ गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब वर्टेक्स A और वर्टेक्स C को मिलाने वाली लाइन को आप L2, ये हमारे पास लाइन L2 है। इसी तरह वर्टेक्स A और वर्टेक्स B को मिलाने वाली ये लाइन ये L3 है। इसी तरह वर्टेक्स C और वर्टेक्स B को मिलाने वाली लाइन हमारे पास L1 है। तो अब ये एंगल मालूम करने के लिए इन एंगल की मेजरमेंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें तो बीटा एंगल, इसे हम बीटा एंगल कह देते हैं और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऐसे बनेगा। ये बन गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बीटा ऐसे बनेगा। अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सिमत में बनेगा और गैमा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऐसे बनेगा। अब
इन एंगल की मेजरमेंट मालूम करने के लिए हमें इन तीनों लाइन की स्लोप मालूम करनी है। स्लोप ऑफ L1 की स्लोप को हम M1 कह देते हैं, और वही फार्मूला -a/b नेगेटिव 1/-2। तो लाइन L1 की स्लोप आ गई है 1/2 के इक्वल। स्लोप ऑफ L2 की स्लोप को हम M2 कहते हैं, और ये होगी -a। x का कोफिशिएंट 3 के इक्वल है, y का कोफिशिएंट -1, तो इसकी स्लोप आ गई है 3 के इक्वल। स्लोप ऑफ लाइन L3, इसकी स्लोप को हम M3 कह रहे हैं, और ये -2/1, इसकी स्लोप आ गई है -2 के इक्वल। अब अल्फ़ा एंगल मालूम करने के लिए, अल्फ़ा एंगल चूँकि लाइन L2 से लाइन L3 की तरफ जा रहा है, tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, चूँकि ये जा रहा है लाइन L2 से L3 की तरफ, तो पहले L3 लाइन की स्लोप होगी वो M3 के इक्वल है, -M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M2। ये इनकी स्लोप की वैल्यू पुट करें, M3 है -2 के इक्वल, -2 -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 की वैल्यू -2 और M2 की वैल्यू है 3 के इक्वल। इनको सिंप्लीफाई किया, -5/1 -6, तो ये आ गया -5/-5। तो tan अल्फ़ा आ गया है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्फ़ा एंगल आ गया है 45 डिग्री के इक्वल। सिमिलरली बीटा एंगल लाइन L3 से लाइन L1 की तरफ आ रहा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू M1, पहले लाइन L1 की स्लोप आ गई M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3। ये स्लोप्स पुट करें, M1 आ गया है 1/2 के इक्वल, 1/2 माइनस M3 -2 है, तो ये +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 1/2 के इक्वल है, और M3 -2 के इक्वल। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 LCM आ गया है, 1 + 4, और यहाँ पे ये 1 - 1, तो ये रिज़ल्ट आ गया है 5/2/0, तो ये इन्फिनिटी आ गया। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो बीटा एंगल आ गया है 90 डिग्री के इक्वल। जब ट्राइंगल के दो एंगल आ गए हैं तो तीसरा एंगल मालूम कर सकते हैं, चूँकि इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे अल्फ़ा मालूम किया 45 डिग्री के इक्वल, और बीटा मालूम किया 90 डिग्री के इक्वल, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो इस तरह गैमा एंगल भी क्या आ गया, गैमा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा ट्राइंगल के तीनों एंगल मालूम किए। गैमा आ गया 45 डिग्री के इक्वल, बीटा 90 डिग्री के इक्वल, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री के इक्वल। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।